आज मैं एस्केप रूम मूवी एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। तो फिल्म की शुरुआत होती है फिल्म के एंडिंग सीन को दिखाकर। यहाँ पर हम देखते हैं कि एक व्यक्ति ऊपर से एक रूम में गिरता है और वह गिरते ही किसी चीज़ को ढूंढने लगता है और हम देखते हैं कि यह रूम अपने आप सिकुड़ने लगता है और अब ये व्यक्ति बहुत कोशिश करता है कि यह उस कमरे की चाबी को ढूंढ सके, लेकिन उसे चाबी कहीं नहीं मिलती और लास्ट में हम देखते हैं कि वह आदमी उन दीवारों के बीच में मारा जाता है और फिर यह सीन यहीं पर कट हो जाता है। फिर हम नेक्स्ट सीन में एक कॉलेज को देखते हैं जिसमें हमें एक जोई नाम की लड़की दिखाई जाती है और हमें पता चलता है कि जोई कॉलेज में फिज़िक्स की टॉपर है। फिर इसके बाद हमें दूसरा व्यक्ति जेसन दिखाया जाता है जो कि स्टॉक मार्केट ट्रेडर होता है क्योंकि उसे अपनी ज़िंदगी में रिस्क लेना बहुत पसंद होता है। इसके बाद हम तीसरा व्यक्ति बेन को देखते हैं जिसे हमें स्टार्टिंग में दिखाया गया होता है जो एक रूम में बंद होकर मर जाता है। फिर हम देखते हैं इन तीनों को एक क्यूब मिलता है जो कि इस क्यूब में लिखे हुए क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद ही खुलता है, इसलिए फिर वो तीनों इस क्यूब को खोलने में लग जाते हैं जिसमें वो तीनों कामयाब भी हो जाते हैं। फिर इन तीनों को उस क्यूब में एक लेटर मिलता है जिसके हिसाब से अगर वह तीनों उनके दिए हुए गेम को जीत लेते हैं तो उन्हें $10,000 इनाम के तौर पे मिलेंगे। और अब ये पढ़ने के बाद उन तीनों के मन में पैसों को लेकर लालच आ जाता है और तीनों उस गेम को खेलने के लिए तैयार हो जाते हैं। फिर हम अगले दिन बैन को देखते हैं जो उस जगह पर पहुंच चुका होता है। फिर हम देखते हैं वहाँ पर एक लड़की आती है जिसका नाम अमेंडा होता है और अमेंडा को भी उन सब की तरह एक क्यूब मिला हुआ होता है। फिर वह दोनों बिल्डिंग के अंदर जाते हैं। अंदर जाते ही उन्हें रिसेप्शनिस्ट मिलता है जो उन्हें फ़ोन यहीं पर जमा करने को बोलता है और तभी वहाँ पर एक और लड़का आता है जिसका नाम डैनी होता है। फिर वो तीनों अपना फ़ोन जमा करने के बाद लिफ्ट से ऊपर चले जाते हैं जहाँ पर डैनी उन्हें अपना फ़ोन दिखाता है जो उसने छुपा कर रखा हुआ था। जिसके बाद वो तीनों उस कमरे तक पहुँचते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं जोई और जेसन भी मौजूद होते हैं जहाँ पर उनके साथ एक ट्रक ड्राइवर माइक भी होता है। फिर वह सब आपस में बात करने लग जाते हैं कि तभी बैन कमरे से बाहर जाने के लिए आगे बढ़ता है, पर हम देखते हैं कि उस दरवाजे का हैंडल ही निकल जाता है जिसके कारण वह सब उसी रूम में फंस जाते हैं। फिर डैनी उन्हें बताता है कि डैनी ऐसे रूम से निकलने का माहिर है। वह सबसे इस कमरे में रखी हुई चाबी को ढूंढने के लिए कहता है। फिर कई देर ढूंढने के बाद उन सबको चाबी तो नहीं लेकिन एक पेचकस मिलता है जो कि एक किताब के बीच में रखी हुई होती है और उसी जगह जोई को एक नंबर भी मिलता है जिसकी मदद से वह उस कमरे के ताले को खोलने लगती है। फिर अचानक से उस कमरे का माहौल बदल जाता है और धीरे धीरे कमरे का टेम्परेचर भी बढ़ने लगता है। फिर इसके बाद अमेंडा को कमरे के कोने से किसी के बोलने की आवाज़ आने लगती है जो कि उस रिसेप्शनिस्ट की होती है और फिर इसी के साथ हम देखते हैं कि जोई को एक चाबी मिल जाती है। फिर वह आवाज़ वाली जगह में जाकर वहाँ पर लगे ताले को खोलने लगती है। फिर हमें पता चलता है कि वह रिसेप्शनिस्ट नहीं, वह रोबोटिक्स पुतला है। फिर वहाँ जोई को टेबल पर 6 बटन दिखाई देते हैं जिसको एक साथ दबाने पर एक दरवाज़ा खुलने लगता है। फिर उस दरवाजे में सबसे पहले जेसन जाता है जहाँ पर उसे आगे जाने पर एक और दरवाज़ा मिलता है जिसे कि पेचकस से खोला जा सकता है, इसीलिए फिर वह माइक को बुलाता है। फिर वह दोनों इसे खोलकर दूसरे कमरे में बढ़ जाते हैं। फिर वह सब समझ जाते हैं कि ऐसे ही वह आगे बढ़ सकते हैं, पर लास्ट में जो बचेगा उसके लिए दरवाज़ा खुलेगा ही नहीं। फिर जोई 6 गिलास लेती है जिसमें पानी भरकर वह उन बटनों पर रख देती है, इसकी वजह से दरवाज़ा खुला रहे। लेकिन फिर हम देखते हैं कि आखिरी गिलास के लिए पानी ही खत्म हो जाता है। तब बेन अपने पास से एक शराब की बोतल निकालता है। फिर वह शराब को गिलास में डालकर वहाँ रख देता है। फिर वह सब एक एक कर जलने से पहले ही वहाँ से निकल जाते हैं। आगे हम देखते हैं कि अमांडा की तबीयत खराब होने लगती है और उसे सांस लेने में भी काफ़ी दिक्कत हो रही थी और इसी के साथ फिर हमें अमांडा का पास दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं कि अमांडा मिलिट्री में होती है और वह एक जंग में होती है जिसकी वजह से उसे सांस की कोई बीमारी हो गई थी। जिसके बाद सब फिर एक नए कमरे में पहुँच जाते हैं जहाँ पर अमांडा इस गेम को छोड़ने की बात कहकर बेन के फ़ोन से पुलिस को कॉल करने में लग जाती हैं, पर हम देखते हैं कि उसके फ़ोन में नेटवर्क नहीं होता जिसके कारण कॉल नहीं लग पाती। बेन उससे कहता है कि टेंशन वाली कोई बात नहीं है, ये सब हमें डराने के लिए किया जा रहा है।
फिर सब एक दरवाजे के पास जाते हैं जहाँ पर उनको ताला लगा हुआ मिलता है, जो कि 7 लेटर के सही कॉम्बिनेशन डालने में ही खुलेगा। तभी हम देखते हैं कि बेन की नज़र दीवार पे लगे हुए पोस्टर पर जाती है। इसमें लिखा हुआ होता है कि यू विल गो डाउन इन हिस्ट्री। और ये सब पढ़कर उन लोगों को कुछ समझ नहीं आता और इसी के बाद हमें माइक का पास दिखाया जाता है, जिसमें माइक ने शराब के नशे में अपनी गाड़ी का एक्सीडेंट कर लिया था और उसके एक्सीडेंट में उसके दोस्त मारे जाते हैं। फिर वापस से हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है, जिसमें माइक की नज़र दीवार में लगे हुए 7 हिरणों के सर पे पड़ती है, जिनके ऊपर 7 लेटर्स लिखे हुए होते हैं, जिसकी मदद से वह इस दरवाजे को बड़ी ही आसानी से खोल देते हैं। और अब जैसे ही वह लोग नए कमरे में पहुंचते हैं, उन सबको लगता है कि वह बाहर आ चुके हैं, लेकिन ये सब उनका इल्यूजन होता है। और जैसे ही डैनी दीवार को छूता है तो वहाँ से ठंडी हवाएं चलने लगती हैं। फिर वहाँ पर उन्हें एक जैकेट मिलती है, जिससे वो यह तय करते हैं कि अब थोड़ी थोड़ी देर में हम में से एक इसे पहनते रहेंगे ताकि वह लोग ठंड से बचे रहें। फिर हम देखते हैं कि माइक को एक मछली पकड़ने वाली रॉड मिलती है और अमांडा को एक चुंबक मिलता है और जेसन को एक गड्ढा दिखाई देता है। फिर वह उस रॉड में चुंबक को लगाकर उस गड्ढे में डालकर चाबी ढूंढने की कोशिश में लग जाते हैं। और तभी डैनी का पाँव फिसल जाता है और वह बर्फ़ को पार करते हुए पानी में डूब जाता है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। अब इसी बात से सब काफ़ी दुखी हो जाते हैं और सबके बीच में काफ़ी डर बन जाता है और इसीलिए अब वह इस कमरे से निकलने के लिए सोचने लगते हैं। और तभी हम देखते हैं कि उनकी रॉड में कुछ फंस जाता है और ऊपर खींचने में उन्हें एक बर्फ़ का टुकड़ा मिलता है, जिसके बीच में चाबी फंसी हुई होती है। और अब सब उस बर्फ़ के ऊपर हाथ रखते हैं, जिससे वह बर्फ़ पिघल जाती है और उन्हें चाबी मिल जाती है, जिसकी वजह से वह उस रूम से बाहर निकल पाते हैं। और अब इसके बाद वे अगले रूम में पहुंच जाते हैं, जो रूम दिखने में कसीनो की तरह होता है, लेकिन इस रूम में सारी चीज़ें उल्टी होती है और यहाँ पर भी सभी चाबी ढूंढने में लग जाते हैं। और हम देखते हैं कि इस रूम में गेट के हैंडल ही गायब होते हैं। फिर तभी माइक की नज़र ऊपर पड़े हुए टेबल पर पड़ती है, जिसमें 8वीं बॉल गायब होती है। फिर यह देखकर माइक सबसे 8वीं बॉल ढूंढने के लिए कहता है और तभी वहाँ एक गाना चलने लगता है, जिसके बंद होते ही ज़मीन का एक टुकड़ा टूट जाता है और वह सब इससे काफ़ी डर जाते हैं। पर उन्हें मालूम चल जाता है कि जैसे ही गाना बज के रुकेगा, वैसे ही ज़मीन का एक टुकड़ा अपने आप गायब होता रहेगा। हम देखते हैं कि अमांडा छत पे चढ़ जाती है, जहाँ पर उसे एक लॉकर मिलता है, जिसमें कि 4 नंबर डालने होते हैं। वहीं हम देखते हैं कि जोई को एक तस्वीर दिखाई देती है, जिसको सही तरह से लगाने पर उसे वह 4 नंबर मिल जाते हैं, जिसे वह फिर अमांडा को बता देती है, लेकिन इससे भी फिर वह लॉकर नहीं खुलता। फिर जोई अमांडा से बोलती है कि उन 4 नंबर को उल्टे तरीके से डालो, क्योंकि ये रूम भी पूरा उल्टा ही है। और फिर ऐसा करते ही वह लॉकर खुल जाता है। इस लॉकर से फिर उन्हें 8वीं बॉल भी मिल जाती है, जो कि उस दरवाजे का हैंडल होता है। पर तब तक पूरी ज़मीन टूट चुकी होती है और केवल एक ही हिस्सा बचता है, जिस पर अमांडा इसी तरह लटके हुए दूसरी तरफ पहुंचती है। लेकिन फिर उसका हाथ फिसल जाता है और वह ज़मीन के टुकड़े पर नीचे जाके गिर जाती है और वो भी फिर एलिमिनेट हो जाती है। फिर सारे लोग दरवाजे को खोलकर चाबी से आगे बढ़ जाते हैं। फिर वह सब दूसरे रूम में पहुंच जाते हैं, जो कि दिखने में हॉस्पिटल की तरह होता है और उन लोगों को वहां पर सबके नाम की फाइल्स मिलती हैं। फिर वह लोग फाइल्स को पढ़ने लगते हैं, जिसे पढ़कर उन्हें एक दूसरे के बारे में पता चल जाता है। जैसे कि जेसन जब अपने दोस्त के साथ समुद्र में घूमने के लिए निकला था, तो उसकी नाव पलट गई थी, जिसमें उसकी दोस्त की मौत हो गई थी और जेसन को कुछ दिनों बाद बचा लिया गया। फिर हमें जोई के नाम की फ़ाइल मिलती है, जिसमें उसके बारे में लिखा हुआ होता है कि वह एक भयंकर बीमारी से बचने वाली अकेली शख्स होती है। फिर हमें माइक के बारे में देखने मिलता है, जिसमें हमें पता चलता है कि माइक एक कोयले की खान में काम करता था, जिसमें कोयले की खान गिरने की वजह से सबकी मौत हो जाती है और सिर्फ माइक बच जाता है। फिर हमें आखिरी फाइल बेन की मिलती है, जिसमें हमें पता चलता है कि बेन का परिवार एक गैस लीक हादसे में मारा जाता है और इसी हादसे में सिर्फ बेन ही बचा था। और इसके बाद सभी बाहर निकलने के लिए दरवाज़ा ढूंढने लगते हैं, जिसके बाद उन्हें एक रीस दिखती है, जिसे देखकर माइक एक मशीन के बारे में बताता है, जो दिल की धड़कन को कम या ज़्यादा कर सकती है।
और इससे अब उन्हें समझ जाता है कि इस टेस्ट में अगला दरवाज़ा खोलने के लिए किसी एक को अपनी धड़कनें उस मशीन में रखकर कम से कम रखनी है, जो होने पर ही अगला दरवाज़ा खुल पाएगा। इसलिए फिर जेसन इस मशीन को बैन के ऊपर ट्राई करता है, लेकिन कुछ असर नहीं होता। फिर इसीलिए इसके बाद जेसन इस मशीन को माइक के ऊपर ट्राई करता है और पावर कुछ ज़्यादा ही हाई हो जाती है और वहीं पर माइक की मौत हो जाती है, जिससे फिर गुस्से में जोई वहाँ पर लगे हुए कैमरा को तोड़ने में लग जाती है। जबकि दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जेसन इस मशीन की पावर को कम करके खुद में ट्राई करने में लग जाता है, जिसकी मदद से फिर वह दरवाज़ा भी खुल जाता है। फिर हम देखते हैं कि पूरे कमरे में जहरीली गैस फैलने लगती है, जिससे बचने के लिए जेसन और बैन बाहर निकल आते हैं, लेकिन जोई वहीं पर बेहोश हो जाती है। फिर हम देखते हैं कि दूसरे कमरे में बैन और जेसन पहुंच जाते हैं, जो दूसरा कमरा बहुत अजीब ही होता है, जहां हम देखते हैं कि हर एक चीज़ ब्लैक एंड वाइट होती है और उन्हें ज़मीन में एक दरवाज़ा मिलता है और जैसे ही वह उस दरवाजे को खोलते हैं उसमें एक नशा सा होता है। तब बेन जेसन से कहता है कि तुमने जानबूझ के माइक को मारा है, और इस पर जेसन जवाब देता है कि मैंने माइक को नहीं मारा है, बल्कि मैंने अपने दोस्त को भी इसलिए मारा था ताकि मैं अपने आप को बचा सकूं। पर यह सुनकर बेन को जेसन पर गुस्सा आ जाता है और वह उसे मारने आगे बढ़ता है, पर तभी जेसन का सर दीवार पर लगता है और वहीं पर उसकी मृत्यु हो जाती है। अब हम देखते हैं कि बेन इस कमरे से निकलकर उस कमरे में जा पहुंचता, जिसे हमने मूवी की शुरुआत में देखा था, और जबकि दूसरी तरफ जोई उस गैस हमले से बच जाती है। जब दो लोग उस कमरे को साफ करने के लिए आते हैं तो जोई उन्हें मारकर उनकी बंदूकें ले लेती है, फिर तुरंत वहां से बाहर निकल आती है। और दूसरे सीन में हम देखते हैं कि बेन एक ढाल की मदद से खुद को दीवार के बीच में खुद को पिसने से बचा रहा होता है और एक छोटे से दरवाजे की मदद से बाहर निकल जाता है। अब बेन सारे कमरों को पार करते हुए बाहर निकल आता है, जहां फिर उसे इस गेम को कंट्रोल करने वाला मास्टरमाइंड दिखाई देता है। तब बेन उससे फिर इस गेम के पीछे का मकसद पूछता है, जिसे पूछने पर मास्टरमाइंड बताता है कि देश के कई अमीर लोगों को ऐसे गेम देखने में मज़ा आता है, इसीलिए वह इस गेम को ऑर्गेनाइज करवाते हैं। जिसे सुनने के बाद बेन को बहुत गुस्सा आता है, पर वह अपने आप को शांत करता है और मास्टरमाइंड से पैसों के बारे में पूछता है, क्योंकि इस गेम में वह अकेला सर्वाइवर बचा हुआ होता है। लेकिन फिर हम देखते हैं कि वह मास्टरमाइंड बेन के ऊपर हमला कर देता है। तभी जोई वहां पर आ जाती है और मास्टरमाइंड के पीछे से गोली चला देती है, लेकिन वह किसी तरह बच जाता है और अब वो जोई को मारने लगता है। लेकिन फिर हम देखते हैं बेन पीछे से मास्टरमाइंड के सर में गोली मार देता है, जिससे मास्टरमाइंड की वहीं पे मौत हो जाती है। जिसके बाद वह दोनों वहां से निकलकर पुलिस के पास पहुंच जाते हैं, उन्हें इस गेम के बारे में सब कुछ बताते हैं। लेकिन पुलिस के वहां पहुंचने तक वह जगह पूरी तरीके से खाली मिलती है, लेकिन उन्हें दीवार पर वू-टैंग लिखा हुआ मिलता है, जो कि इस पूरे गेम का मास्टरमाइंड होता है। इसके बाद सीन पूरा 6 महीने आगे हो जाता है, जहाँ पर जोई और बेन एक बार फिर से मिलते हैं। वहाँ पे जोई उसे बताती है कि वह अब भी वू-टैंग को फॉलो कर रही है, जिसमें उसे एक बिल्डिंग के बारे में पता चलता है जिसमें नेक्स्ट गेम होने वाला होता है, जिसके लिए जोई बेन को अपने साथ चलने के लिए मना लेती है। और इसके बाद हम एक प्लेन दिखते हैं जिसमें जोई और बेन बैठे हुए होते हैं, और एकदम से उस प्लेन के इंजन में आग लग जाती है। फिर वह प्लेन एक पहाड़ से जा टकराता है, जिसमें जोई और बेन भी मारे जाते हैं, और यहीं पर यह मूवी ख़त्म हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।